नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, कल हमने चर्चा की थी, स्वर संधि कंप्लीट हो गई थी, है ना। और आज हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि के ऊपर। किसके ऊपर? आपको पता है संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि पूरी व्यंजन पर टिकी हुई है। किसके ऊपर टिकी हुई है? व्यंजन के ऊपर टिकी हुई है, यानी कि यहाँ परिवर्तन किस में होगा? व्यंजन में परिवर्तन होगा। और व्यंजन संधि की पहचान मैंने बताई थी आपको। प्लस के पहले क्या हो सकता है और बाद में क्या हो सकता है? व्यंजन। यानी कि दोनों तरफ आपको व्यंजन मिल सकते हैं। अगर पहले व्यंजन है तो बाद में कोई स्वर हो सकता है। अगर पहले स्वर है तो बाद में कोई व्यंजन हो सकता है। ये स्थिति आपको व्यंजन संधि में देखने को मिले। लेकिन जो परिवर्तन की बात है, जो विकार की बात है, वो केवल व्यंजनों में होगा। किसमें होगा? व्यंजनों में होगा। मुख्य रूप से ये बात याद रखनी है आपको। और ये टॉपिक व्यंजन के ऊपर टिका हुआ है। किसके ऊपर? व्यंजन। और देवनागरी लिपि में जो व्यंजनों की संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। मतलब वो जो टेबल बनाते हैं, हम वर्ण विचार टॉपिक पढ़ाते हैं आपको, उस समय जो टेबल है वो पूरी आपको याद होनी चाहिए। तो कुछ बेसिक जानकारी के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर व्यंजन संधि के नियमों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लो, व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। और पहली क्लास में मैंने आपको इनकी परिभाषा लिखा दी थी व्यंजन की, लेकिन कुछ बच्चे नहीं आए थे बाय चांस उस दिन, तो वापस इसकी परिभाषा लिखा देता हूँ। और जिन्होंने लिख रखी उनको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दोबारा भी लिख लोगे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं देगी ये परिभाषा। लिखिएगा, व्यंजन में परिभाषा लिखो। व्यंजन में स्वर ऑब्लिक व्यंजन के मिलने से व्यंजन में स्वर ऑब्लिक व्यंजन पेज बचा रहे हो, व्यंजन संधि दूसरे पेज से शुरू कर देते। कभी स्वर संधि में कोई उदाहरण मिल गया तो यहाँ ऐड करते रहते उसको। व्यंजन संधि अपने आप में तीसरा दूसरा पार्ट है। व्यंजन स्वर संधि को हमने 3 पार्टों में बांट लिया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग। तो अगर इनके बीच में आप थोड़ा सा जगह छोड़ देते हो तो ठीक है, उसमें फायदा आपका ही है। अगर परमानेंट नोट्स बना रहे हो तो, और रफ में लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो। तो देखो, आपने इसकी परिभाषा लिखी कि व्यंजन में स्वर ऑब्लिक व्यंजन के मिलने से व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है, व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। प्लस के पहले व्यंजन आएगा तो बाद में क्या आएगा? स्वर आएगा। और पहले स्वर आता है तो बाद में क्या आएगा? व्यंजन। और पहले व्यंजन आता है तो बाद में व्यंजन भी आ सकता है। इसकी पहचान है। लिख लिया? पहचान कह सकते हो, हाँ पहचान कह सकते हो। व्यंजन प्लस स्वर, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस व्यंजन, ये स्थिति हो सकती है। आपको उदाहरणों में ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। और जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन को क्या बोलते हैं? विकार। परिवर्तन या विकार होगा वो किस में होगा? व्यंजन में होगा। लिख सकते, ठीक है। ओके, अब देखो, व्यंजन संधि व्यंजन के ऊपर टिकी हुई, तो व्यंजन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो सामान्य जानकारी दे देता हूँ मैं व्यंजन के बारे में। और जिन्होंने मेरे से वर्ण विचार पढ़ा है उनको लिखने की आवश्यकता नहीं। सामान्य जानकारी किसकी? व्यंजन की। व्यंजन संधि की नहीं। व्यंजन एक वर्ण है। व्यंजन क्या है? वर्ण होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। तो ये जो व्यंजन है, इनको देवनागरी लिपि में, इसमें देवनागरी लिपि में
इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई, 33 मानी गई है। ये 33 होते कैसे? एक तो क वर्ग होता है। कौन सा वर्ग होता है? क वर्ग। और क वर्ग में आपको पता क, ख, ग, घ और अंग ये होते हैं। इसी प्रकार च वर्ग होता है। उतारते रहना तो आज जो नए बच्चे हैं वो, पुराने बच्चों तो देख लो एक बार इसको। च वर्ग में कौन से आते हैं? च, छ, ज, ध और ये। ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, ध, ध और न। और त वर्ग में कौन से आते हैं? त, थ, द, ध और न। और शुद्ध व्यंजन कैसा होता है? हलंत वाला होता है। और प वर्ग में कौन से आएंगे विद्यार्थियों? प, फ, ब, भ और मैं सामान्य जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आगे हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार देखो य, र, ल और व होता है। और श, स, स और ह। ये कौन, ये इन वर्णों को क्या कहते हैं? पुष्प व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्थ कहते हैं। और इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है विद्यार्थियों। देखो अपने पास 3 से आए हैं, शंकर वाला, षटकोण वाला और सड़क वाला। शंकर वाले को तालव्य से और षटकोण वाले को मूर्धन्य से और सड़क वाले को दंत्य से कहते हैं। ओके, अपने पास वर्गों की संख्या कितनी है? 5 वर्ग है। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण छुपे हुए? 5। तो इनकी संख्या कितनी होगी? 25। और 25 के 25 क्या कहलाते हैं? ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। अगर हम देखें विद्यार्थियों, सभी वर्गों का पहला वर्ण कौन सा होता है? क, च, ट, त, प। सभी वर्गों का दूसरा वर्ण ख, छ, ठ, थ, प। सभी वर्गों का तीसरा वर्ण ग, ज, ड, द, ब। और सभी वर्गों का चौथा वर्ण घ, झ, ड, ध, भ। और सभी वर्गों का पंचम वर्ण उंग, य, ण, न, म। ये होते हैं। क वर्ग में ये 5 आते हैं, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में। ठीक है। सभी वर्गों का पंचम वर्ण कौन सा होता है? उंग, य, ण, न, म। ठीक है। इसके बाद में हम वर्णों का वर्गीकरण करते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्गीकरण। वर्गीकरण करते हैं तो अलग अलग आधार पर करते हैं वर्गीकरण। उसमें से एक आधार आता है नाद। इसके आधार पर, नाद के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अघोष वर्ण होते हैं और एक सघोष होते हैं। और सघोष को ही क्या बोलते हैं हम? घोष कहते हैं विद्यार्थियों। इसमें अगर हम देखें कौन कौन से अघोष में आते हैं, तो पहला और दूसरा वर्ण अघोष में आता है। बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा ये सब सघोष के अंतर्गत आ जाते हैं। और डिटेल से मैंने वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ा रखा है। इसके अलावा तीनों से आ जाते हैं। इसमें तीनों से, तीनों तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य, तीनों से आगे। इसके अलावा है इधर आ जाता है। इसके अलावा जितने भी अंतस्थ होते हैं वो सारे इधर आ जाते हैं। और जितने भी स्वर है वो सारे इधर आ जाते हैं। अघोष की संख्या की बात करें तो 13 होती है। और सघोष की संख्या की बात करें तो 31 होती है। ठीक है ना? ये सब इसकी बेसिक जानकारी है। एक खाली स्लाइड और ले लेता हूँ। इसके अलावा 4 संयुक्त वर्ण भी होते हैं विद्यार्थियों। क्या होते हैं? इनकी भी कई बार जरूरत पड़ेगी हमें। तो 4 संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? एक तो अक्षय होता है, एक त्रय होता है, एक जय होता है और एक श्रय होता है। वैसे तो इनके अलावा भी संयुक्त वर्ण बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने हैं? 4। देवनागरी लिपि में जिनको संयुक्त वर्ण माना है उनकी संख्या 4 ही है। देखो ये अक्षय कैसे बना? हलंत वाला क और स से मिलकर बना है। अगर ये रूप ना मिले, अगर इस स के नीचे भी हलंत लगाना चाहते हो आप, तो क और श के नीचे हलंत लगा दो, अ निकल जाएगा। दूसरा वर्ण है विद्यार्थियों त हलंत वाला और र, और त हलंत वाला, र हलंत वाला और अ निकल जाएगा। इसी प्रकार जय कैसे बनता है? हलंत वाला जय और यह से मिलकर बनता है। और अगर इसको दूसरे रूप में हम लिखना चाहे, अगर ये के नीचे भी हलंत लगाना चाहते हैं तो जय, य
और अय निकल जाएगा। इसी प्रकार सरय में संकर वाला स अलंत वाला और र पूरा है इसमें। अगर र को अलंत वाला बनाना चाहते हो तो स अलंत वाला र और अ, ये निकल जाता है। ठीक है ना। तो ये तो विद्यार्थियों सारी बातें जो मैंने लिखाई अब तक आपको, ये केवल एक बेसिक जानकारी थी व्यंजन संधि की नहीं, व्यंजनों के बारे में सामान्य जानकारी जो कि वर्ण टॉपिक से रिलेटेड है। और वैसे वर्ण विचार मैंने 6, 7, 8 क्लास में आपको पढ़ाया है बढ़िया ढंग से। आप पहले उसको पढ़ ले अगर आपको इन वर्णों को लेकर कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है। अब हम जो संधि स्टार्ट करने की तरफ जा रहे हैं, तो संधि का नाम क्या है? व्यंजन संधि विद्यार्थी। कौन सी है? व्यंजन संधि। बेसिक जानकारी मैंने दे दी। संधि में करना क्या होता है, केवल नियम याद करो आप और नियमों के अनुसार उदाहरण देकर उदाहरणों की प्रैक्टिस करो, बस यही तरीका है संधि पढ़ने का, और कोई तरीका नहीं। ट्रिक व्रिकों के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ना, क्योंकि ट्रिकें यहाँ फेल हो जाती है कई बार। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें याद करने के लिए आप उसको कुछ सूत्र बना सकते हैं, कुछ ट्रिक बना सकते हैं। तो हम जैसे हमने स्वर संधि पढ़ी थी, तो स्वर संधि कब कंप्लीट हुई? जब 5 उपभेद पढ़े थे हमने। क्या पढ़े थे? 5 उपभेद पढ़े थे। तो व्यंजन संधि के ऐसे कोई उपभेद नहीं है, ना विसर्ग संधि के भी कोई उपभेद नहीं है। डायरेक्ट इसमें हम नियम लिखेंगे और नियमों के अनुसार जो उदाहरण हल हो रहे हैं वो कराएंगे, है ना। तो व्यंजन संधि का नियम फर्स्ट लिखो। देखिए विद्यार्थी, अब लिखना कुछ नहीं है, आपको केवल समझना है। नियम फर्स्ट लिख के छोड़ दो आप। देखिए ध्यान रखना, एक नियम है। नियम यह है कि परि प्लस के पहले क्या हो? परि। परि एक उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। और उसके बाद में कैसे शुरू होने वाला कोई सा भी शब्द हो, कै में कोई सी भी मात्रा लगी हो सकती, कु की भी लगी हो सकती है, के कऊ कोई सी मात्रा लगी हो सकती, लेकिन किससे शुरू होना चाहिए? कैसे। चाहे वो पूरा क हो चाहे आधा क हो, तो उसको संस्कृत में हम बोलते हैं क्री धातु। जो कैसे जो भी शुरू होते हैं ना, उनको बोलते हैं क्री धातु से बना है वो शब्द। किससे बना है? क्री धातु से। और क्री धातु का धातु को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रियांश कहते हैं। तो आप ऐसे, मैंने अगर यहाँ पे क्री धातु लिख लिया तो इसको लेकर टेंशन मत आना। आप ऐसे समझना कि प्री उपसर्ग के बाद में कैसे शुरू होने वाला कोई सा भी शब्द आ जाए, और कै में कोई सी मात्रा लगी हो सकती है, आ की भी हो सकती है, ई की भी हो सकती है, ओ की भी, भाई मात्राएं तो 10 होती है, 10 में से कोई सी मात्रा लगी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में षटकोण वाला स आ जाता है, और षटकोण वाले स को हम मूर्धन्य स कहते हैं। कैसा स आ जाता है दोनों के बीच में? षटकोण वाला स। और षटकोण वाला स भी कैसा आएगा? आधा, हलंत वाला आएगा। जैसे ध्यान रखना, एक उदाहरण लिख रहा हूं बहुत ही सरल, इससे आपके ये नियम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने एक शब्द लिखा परिधनकार। क्या लिखा है? परिधनकार। तो क्या इसमें ये नियम काम कर रहा है? कैसे प्लस के बाद में कैसे शुरू होने वाला शब्द आ रहा है? मात्रा कौन सी लगी हुई है? कोई सी मात्रा लगी हो सकती, मात्रा को लेकर टेंशन नहीं आनी अपने को। कहने का मतलब कैसे शुरू होने वाला शब्द आ रहा है, और कैसे शुरू होने वाला शब्द आ रहा है, प्लस के पहले परि उपसर्ग है कि नहीं है ना, परि उपसर्ग। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इन दोनों के बीच में किसका आगम होगा? स का आगम होगा, और वो भी कैसा होगा? अलंत वाला। अगर हम इसको लिखते हैं तो परि स कैसा? आधा, का और रह। आपको पता है आधा स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखते कि नहीं लिखते ऐसे? तो परिष्कार शब्द। अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्या, तो परिष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परिधनकार। क्या होगा? परि प्लस कार हो जाएगा, और परि प्लस कार का संधियुक्त शब्द क्या बनेगा? परिष्कार। कौन सी संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण। लेकिन जैसे एक शब्द लिखाया था मैंने स्वर संधि में आपको कि रमाधन ईश, कौन सा था? रमाधन ईश शब्द बनाया था आपने क्या? रमेश। क्या बनाया था वहां पे? रमेश बनाया था। और ये स्वर संधि का उदाहरण है, और स्वर में किसका? गुण का। लेकिन यहाँ केवल विसर्ग बताना, विसर्ग के अंदर कोई भेद नहीं होता है। हाँ सॉरी, यहाँ व्यंजन बताना, व्यंजन का अंदर कोई भेद नहीं है। तो अपना इसका राइट आंसर क्या चल जाएगा? परिधनकार का परिष्कार हो जाएगा। तो एक नियम तो ये याद रखना आपको। नियम क्या? पहला, परि उपसर्ग के बाद यदि
क्री धातु से शुरू होने वाला कोई सा भी शब्द आता हो तो थ का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है? थ का आगम हो जाता है। थ का आगम हो जाता है। इसलिए इस नियम को हम नाम दे देते हैं विद्यार्थियों। नियम का नाम रख दिया हमने, हमारी तरफ से रखा है या अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। सागम। सागम क्यों रखा है इस नियम का नाम? क्योंकि स का आगम हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? एक नियम तो ये है। नियम नंबर 2 लिखना नहीं है, केवल समझना है। नियम नंबर 2 ये कहता है कि सम उपसर्ग के बाद, अभी कौन सा उपसर्ग था इससे पहले? प्लस से पहले परि उपसर्ग था। अब कौन सा उपसर्ग लिखा है? सम। सम में मैं के नहीं चलता आएगा, ध्यान रखना। सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाए। क्री धातु का मतलब वही कैसे शुरू होने वाला, मात्रा कोई सी भी लगी हो सकती है। क्री धातु या क्रियांश से शुरू होने वाला कोई शब्द आता हो तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में सड़क वाला स का आगम हो जाता है, वो भी हलंत वाला। तो बताओ किसका आगम हो रहा है यहाँ पे? तो इसको हम सागम नाम दे सकते हैं। इसको भी तो सागम दिया है, लेकिन यहाँ षटकोण वाला स है और यहाँ सड़क वाला स का आगम हो रहा है, इसलिए सागम नाम दे दिया। समदनकार क्या लिखा है? क्या इस उदाहरण में ये नियम काम कर रहा है? यस या नो? कर रहा है। ओके, तो किसका आगम करें? स का आगम कर देते हैं। लिखते हैं स आदम। आदम तो वैसे रहेगा। स कैसा आपके पास? आधा। इसको ऐसे लिख सकते हैं आधा स को? भाई आधा स को ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिखते हैं ना हम आधा स। ओके, और इस मैं के स्थान पे हम लगा सकते हैं अनुस्वार। क्या लगा सकते हैं? तो शब्द क्या बन गया? हम संस्कार बोलते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि आपने ये बिंदु जो लगाया है ये न के स्थान पे लगाया है या मैं के स्थान पे लगाया है? तो क्या बनेगा? ये संस्कार बनेगा ना शब्द। तो संस्कार शब्द होता है, संस्कार नहीं होता, ध्यान रखना। तो इसमें ये नियम काम कर रहा है। इसी प्रकार इसका एक और नियम है कि इस प्लस के पहले कोई सा भी स्वर हो। प्लस के पहले क्या हो? और मैंने कहा ना प्लस के पहले भी स्वर आ सकता है, बाद में भी स्वर आ सकता है। एक तरफ ही आएगा स्वर यहाँ पर। और बाद में क्या हो? छह व्यंजन होता है ना, छह, च छ ज ज। छह से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाए। इससे छह से शुरू होने वाला कोई शब्द आ जाए तो ऐसी स्थिति में च का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है? च का आगम हो जाता है। इसलिए इसको क्या नाम दे सकते हैं हम? सागम नाम दे सकते हैं। जैसे अनुच्छेद। अब सर आपने तो कहा था छह, छह में मात्रा कोई सी भी लगी हो सकती है। अब बताओ नए में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? छोटा ऊ। और तो प्लस के पहले ऊ आ रहा कि नहीं आ रहा? और इधर छह आ रहा है, तो इनके बीच में किसका आगम होगा? क्या कैसा? आधा। अगर लिखेंगे तो अनु लिख सकते हैं। अनुच्छेद का संधि विच्छेद, अनुदन छेद। ये तीन नियम एक साथ पढ़ने होते हैं और इन तीन नियमों को हम क्या नाम देते हैं विद्यार्थियों? एक को नाम देते हैं सागम। क्या नाम देते हैं? एक को नाम देते हैं सागम और एक को नाम देते हैं सागम। ये नाम नहीं, आप व्यंजन संधि के भेद मानने लग जाओ इनको। भेद नहीं है तो नियम याद करने का तरीका है। तीन नियम एक साथ याद हो जाते हैं विद्यार्थियों। कौन पूरा देखेगा, कौन परीर, कौन किसके बाद में क्री धातु आ रही है। डायरेक्ट हम तो ये कैसे याद करते हैं? सागम सागम चागम। तीन नियम याद हो गए। कितने हो गए? तीन नियम याद हुए कि नहीं हुए? बोलो। सागम, सागम और चागम। हाँ रश्मि बहन जी, सागम का मतलब आदर्श है आएगा। क्या कब आता आदर्श है? कब कब, वो तो उधर वाली बात बता रहे हो, प्लस के बाद। प्लस से पहले क्या होता है? हाँ, तो ये वाला नियम काम कब करता है विद्यार्थियों? परी के बाद में क्री धातु से शुरू होने वाला कोई सा भी शब्द आता है तो षटकोण वाले स का क्या होता है? आगम होता है। इसलिए इसको क्या नाम दे देते हैं हम? सागम। इसका नियम क्या है? सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से शुरू होने वाला कोई शब्द आता हो तो फिर इसके बीच में किसका आगम होता है? सड़क वाले स का आगम होता है। इसलिए इसको क्या नाम दे देते हैं हम? सागम। और इसमें क्या होता है? प्लस के पहले कोई सा भी स्वर होता है और बाद में
छह व्यंजन होता है तो इनके बीच में किसका आगम होता है? छह का, इसलिए नाम क्या दे देते हैं इसको? शागम नाम दे देते हैं। और तीनों के उदाहरण मैंने एक एक उदाहरण लिखा ही दिए थे आपको। अब लिखो आप लोग, नियम फर्स्ट लिखो। परि उपसर्ग के बाद, परि उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु, क्री धातु से शुरू होने वाला क्री धातु से शुरू होने वाला कोई शब्द आता हो तो मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। स्वर रहित मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। स के नीचे अलंत जरूर लगाना। मैंने कहा ना, हिंदी में हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, अलंत का, बिंदु का, सबका ध्यान रखना पड़ता है। इसको शॉर्ट में लिख लें आप। लिख लिया शॉर्ट में? शॉर्ट में क्या बनेगा? परि प्लस क्री धातु और किसका आगम हो रहा है? स का आगम हो रहा है। और इस नियम का नाम भी लिख सकते हो। इसको क्या कहते हैं? शागम। शागम व्यंजन संधि भी कहते हैं इसको, है ना? नोट डाल सकते हो। इसे शागम व्यंजन संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? शागम व्यंजन संधि भी कहते हैं। लिख लिया? दूसरा नियम, इसका उदाहरण लिख लिया क्या आपने? परिधनकार परिष्कार शब्द बनेगा। देखो, परिधनकार परिष्कार। लिख लिया? अब लिखो नियम नंबर 2। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2। और नियम नंबर 2 के आगे आप लिख सकते हो सागम। इसको क्या कहते हैं? सागम व्यंजन संधि भी कहते हैं। मतलब वहीं अटका लो थोड़ा सा सागम, जिससे कभी कोई पूछ ले टेस्टों में। नियम नंबर 2 लिखो। सम उपसर्ग के बाद में, मैं के नीचे अलंत लगाना। सम उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है, सम उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु से शुरू होने वाला कोई सा भी शब्द आता है तो दंते स का आगम हो जाता है। क्या हो जाता है? दंते स का आगम हो जाता है। दंते स का आगम हो जाता है। दंते स का आगम हो जाता है। और इसको शॉर्ट में लिख लो, ये वाला। सम प्लस क्री धातु और स का आगम किस प्रकार हो रहा है। और इसका एक उदाहरण लिख लो, ये वाला। सम प्लस कार, संस्कार शब्द बनेगा। लिख लिया? सम प्लस कार क्या बनेगा? संस्कार शब्द बनेगा विद्यार्थी। आप कल्चर में पढ़ते हो, हिस्ट्री में पढ़ते हो, कितने संस्कार पढ़ते हो? 16 संस्कार पढ़ते हो। किसको याद है 16 संस्कार? याद है किसी को? है कोई ऐसा स्टूडेंट जो रिवीजन करता हो बार बार? मैंने पढ़ाया ना आपको, संस्कार रीति रिवाज सब पढ़ाए मैंने। कौन पढ़े, कौन याद करे? चलो कोई बात नहीं, अभी लिख लिया आपने यहाँ तक? इसके उदाहरण हो गया होगा। लिखो नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 लिखो। लिखिएगा, किसी भी स्वर के बाद
किसी भी स्वर के बाद यदि छ व्यंजन, कौन सा व्यंजन, च छ ज होता है ना, उसमें छ व्यंजन, छ को है ना सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद करना ही, छ व्यंजन से शुरू होने वाला शब्द आता हो, छ व्यंजन से शुरू होने वाला कोई शब्द आता हो तो च का आगम हो जाता है। किसका? च का आगम हो जाता है, च का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है विद्यार्थियों? च का आगम हो जाता है। और इस नियम को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, नियम को शॉर्ट में लिख लो आप। नियम शॉर्ट में क्या बनेगा? स्वर प्लस छ और च का आगम हो रहा है, इसका एक उदाहरण लिख लो, अनुदंत छेद, अनुच्छेद शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनुदंत छेद, अनुच्छेद शब्द बन जाएगा। लिख लिया सभी बच्चों ने? थोड़ा फास्ट लिखा करो, ज्यादा जचाओ मत हो। तो 3 नियम मैंने आपको लिखा है, 3 नियम लिखा है ना। 3 नियम कौन से? एक तो सागम वाला लिखाया, दूसरा सागम लिखाया और तीसरा चागम लिखाया। पहला नियम क्या है? कि परि उपसर्ग के बाद में क्री धातु से शुरू होने वाला कोई सा भी शब्द आ जाता है तो दोनों के बीच में षटकोण वाले स का आगमन हो जाता है, इसलिए उसका नाम सागम रख दिया। दूसरा नियम यह है कि सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु से शुरू होने वाला कोई सा भी शब्द आता है तो सड़क वाला स का आगमन हो जाता है, इसलिए उसको सागम नाम दे दिया। तीसरा नियम यह है कि किसी भी स्वर के बाद में छ व्यंजन आता हो और तो इसके बीच में किसका आगम हो जाता है? च का, इसलिए उसका नाम दे दिया, सागम नाम दे दिया विद्यार्थी। अब जैसी जैसी घटनाएं मेरे स्टूडेंट लाइफ में घटित हुई उनके अनुसार बताता हूँ कि मेरे शुरुआत में बिल्कुल भी ये पल्ले नहीं पड़ते थे सागम सागम चागम क्या होते हैं। तो अगर आप ऐसे टेंशन मत आ जाना कि सागम सागम चागम क्या है, नॉर्मल नियम याद कर लेना, इनको याद करने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। और मुझे तो जहां तक अब तो ऐसा लगता है कि ये जो शब्दावली है ना, ये अपनी मदद करेगी इन नियमों को याद करने में। देखो इसका, इस सागम का मतलब किसका आगमन हो रहा है? षटकोण वाला स का आगम हो रहा है। इस सागम का मतलब सड़क वाले स का आगमन हो रहा है। और इस चागम का मतलब च का आगमन होता है। बस ये पता होना चाहिए कब च का आगमन होता है। अब बताओ च कब आता है? प्लस से पहले क्या हो और प्लस के बाद? और षटकोण वाला स कब आता है? पहले तो परि उपसर्ग हो, क्री धातु कैसे शुरू होने वाला कोई सा भी शब्द, और सड़क वाला स का आगमन कब होता है? ओके, अब रुको, जिससे रजिस्टर बंद करो एक बार। देखो प्लस के पहले क्या है? अब परी कौन से नियम में आता है? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला आता है। अब चुप हो जाना। हाँ बहन जी, पहला नियम काम कर रहा है? पहले कर रहा है लेकिन बाद में नहीं कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है भाई। मैंने नियम बताया ना आपको, प्लस के पहले क्या आता हो? परि उपसर्ग आता हो। तो इधर कौन सी धातु आ रही है? इधर छ आ रहा है तो तीसरा नियम का नियम है। तो मतलब ये आपका कहने का मतलब ये है कि सर यहां तक तो पहला नियम काम कर रहा है और यह तीसरा नियम काम कर रहा है, यूं? तो कौन सा नियम काम करेगा फिर इसमें? पता नहीं चल रहा। पहला नियम काम करेगा कि नहीं करेगा? पहला तो नहीं कर सकता, पहला नहीं कर सकता, क्योंकि पहला नियम यह है कि परि उपसर्ग तो आ रहा है लेकिन क्रिया धातु नहीं आ रहा। और दूसरा नियम, ये दूसरा नियम तो लागू ही नहीं हो रहा है। तीसरा नियम यहां पर लागू होने की संभावना है क्योंकि छ आ रहा है और प्लस के पहले र है, र में कौन सा स्वर छुपा हुआ है? ई। तो तीसरा नियम काम कर रहा है ना इसमें। कौन सा नियम काम कर रहा है? तीसरा कर रहा है। तो तीसरा कर रहा है तो इसके बीच में क्या आएगा? शब्द क्या बनेगा? वैसे बन गया ना, और क्या है इसमें? यही तो ध्यान रखना थोड़ा सा। तो उदाहरण लिखो, परिदन छेद। अब तीनों के मिक्स में उदाहरण लिखाऊंगा मैं।
अब एक शब्द दे देता हूं, उसको आप तोड़ना। जिससे पूछूंगा वो बताएगा, जिससे टूट जाए अच्छी बात है, जिससे नहीं टूट रहा वो पूछें, और मैं जिससे भी क्वेश्चन करता हूँ वो आंसर करें। देखो मैंने एक शब्द लिखा है विद्यार्थियों, क्या लिखा है? संस्कृति नहीं है ये, संस्कृति, री की मात्रा है वो, संस्कृति होता है। कई बार मैं संस्कृत को संस्कृत कहता हूँ ना, तो इसलिए कहता हूँ तो संस्कृति। हाँ कुशाल, क्या होगा इसका संधि विच्छेद? है बोल। सम, मैं के नीचे लंत आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और इधर क्या लिखूं? कृति। तो फिर स कहाँ गया? हाँ, स तो ऐसे आया है, संधि नियमों से स आया है। हाँ, अगर ऐसा लिखता जब तो आप स आधा करके ऐसा संस्कृति कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। और इस मैं की जगह क्या बनाया आपने यहाँ पर? अनुस्वार बनाया है। बनाया कि नहीं बनाया? सही बताया इसने। तो इसका होगा समदन कृति। चलो उदाहरण लिखो। परिधन कर्ता, परिधन कर्ता, विधन छेद, संपलस्करण, तरुदन छाया, त्रिदन छाया, लक्ष्मीदन छाया, क्लियर? परिधन करण, परिधन क्रिया, संप्लस्कृत, लिख लिया यहाँ तक? जल्दी लिखो। हरिधन छाया, समधन कारक, परिधन कारक, लिख लिया? प्रतिधन छवि, प्रतिधन छवि, प्रच्छन, प्रच्छन का मतलब होता है छिपा हुआ। वाह वाह।
छत्रधन छाया। मुकधन छवि। मुकधन छवि। शिवधन छाया। स्वच्छंद आच्छादन। आच्छादन। वृक्ष छाया लिखा दिया था क्या? वृक्ष धन छाया। शशिधन छवि। शशिधन छवि। आच्छन थोड़ी लिखाया था, आच्छादन लिखाया था। आच्छन। आच्छन का मतलब होता है ढका हुआ। आच्छादित लिखा दिया था। आच्छादित। तालाधन छादन। अंग छेद। क्या बनेगा? परिच्छंद किसे कहते हैं? नौकर चाकर होते हैं ना। परिच्छंद। बनाओ। बना भी लिए? वेरी गुड, फास्ट चलते हो तुम। देखो हमने 3 नियम बताए हैं आपको, और इन 3 नियमों के अनुसार ही है ये सारे, है ना। एक तो बताया था शागम, दूसरा शागम, और तीसरा शागम। ये सारे उदाहरण इनके। इसका क्या किया? कौन सा नियम काम कर रहा है? पहला। कौन सा कर रहा है? पहला कर रहा है। क्या बनेगा? परिष्क्रिया। ऐसा ही लिखा सबने, परिष्क्रिया। परिष्क्रिया। इसका क्या होगा? परिष्कर्ता। इसका विच्छेद होगा। देखो आप एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम संधि है। संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं आप? संधि टॉपिक पढ़ते हैं। संधि टॉपिक का मतलब संधि शब्द का टुकड़ा होता है समदंधी। क्या होता है? तो इसका ये हमने कौन सा रूप किया है? संधि विच्छेद। और ये कौन सा रूप है? छोटा रूप, जिसको हम क्या बोलते हैं? संधि युक्त शब्द बोलते हैं। ये हमने विच्छेद किया है। तो अगर विच्छेद शब्द में का संधि विच्छेद पूछा जाए तो क्या होगा? विधन छेद होगा विद्यार्थियों। और कौन संधि का नियम काम कर रहा है? कौन संधि? व्यंजन। तो देखो इसमें भी व्यंजन संधि है, और विच्छेद शब्द में भी कौन सी है? व्यंजन संधि। ध्यान रखना।
और स्वर में कौन सी संधि है? स्वर शब्द में कौन सी संधि है? स्वर शब्द में स्वर संधि है, और स्वर में भी कौन सी? यण। और व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। कौन सी है? यण स्वर संधि। तो कई बार दुनिया भर के उदाहरण लिख लेते हैं और कभी इन टॉपिकों का नाम खुद ही रह जाता है। तो समदनकरण का क्या बनाया? कौन सा नियम काम कर रहा है? दूसरा नियम काम कर रहा है, संस्करण बन जाएगा। तरु छाया का कुछ नहीं करना, छाया हटाना इसमें से, तरुधन छाया। भाई ये जो छह वाले नियम है ना, अगर उसमें च लगा तो हटा दो और नहीं लगा तो लगा दो, ये तो करना है। अब जैसे यहाँ नहीं लगा हुआ तो यहाँ क्या करना आपको? आधा चाहिए तो जोड़ना है। इसका क्या हो जाएगा? त्रित छाया। लक्ष्मीधन छाया में आधा छाया जोड़ दो, और परिधनकरण का पहला नियम काम करेगा, आधा छाया जोड़ दो इसमें। समधनकर्त का कौन सा नियम काम कर रहा है? दूसरा, आधा छाया जोड़ दो, सड़क वाला। संस्करण का दूसरा नियम काम कर रहा है, सड़क वाला छाया जोड़ दो। इसको लिख देता हूं, संस्क्रिया शब्द बन जाएगा। इसका कुछ नहीं करना, इसमें च जोड़ना है, दंत छेद। आयुष कैसे च जुड़ा है इसमें? क्यों जुड़ा च? हाँ 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 हाँ, ये तय है ना। ये देखो मैंने हलंत वाला नहीं लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब ये आधा तय और अ छुपा हुआ है इसमें। तो अ के बाद में फिर ये अ एक स्वर होता है, स्वर के बाद में छ आ रहा है, तो छ का आगम होगा। इसका क्या होता है? रद। रद किसे कहते हैं? दांतों को ही कहते हैं, ध्यान रखना। हाँ, दंत छेद रद छेद बात एक ही है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? रद धन छेद हो जाएगा। इसका मातृदंत छाया। हाँ सुनीता, कैसे हुआ? इसमें क्या होगा? बोलो, क्या बनाया आपने इसका मातृदंत छाया का? बनाया नहीं? क्या बनाया? बोलो बोलो। हैं? क्या लगा दिया? क्यों लगाया चाय? चाय क्यों लगाया? स्वर कहाँ आ रहा है? कौन से में आया? तय में कहाँ स्वर? तय में स्वर कहाँ भाई? हैं? हैं? नहीं, करने से मतलब नहीं है, मुझे तो बताओ इसमें। जैसे आपने एक शब्द लिखा है मातृ, मातृ शब्द लिखा है और बाद में इधर छाया शब्द लिखा है, इसमें री सॉरी तय में री स्वर आ रहा है। कौन सा आ रहा है? री स्वर आ रहा है, ध्यान रखना। तय और री है इसमें, और बाद में छ आ रहा है, तो इसलिए तय का आगम हुआ है ना। हाँ, इसका क्या किया? पितृजन छाया का छह जोड़ दो और कुछ नहीं करना। इसका भ्रातृ छाया का छह जोड़ दो, आधा। हरिधन छाया का आधा छह जोड़ दो, क्योंकि ई आ रहा पहले। समधन कारक का कौन सा नियम काम कर रहा है? सेकंड नियम का, आधा छह जोड़ दो, संस्कारक शब्द बन जाएगा। इसका पहला नियम काम कर रहा है, परिष्कार हो जाएगा। इसका तीसरा नियम काम कर रहा है, कुछ नहीं करना, आधा छह जोड़ना है, प्रतिच्छवि हो जाएगा। प्रच्छन का इसका होगा विद्यार्थी पर धन, धन हो जाएगा, पर उपसर्ग है। परच्छन शब्द लिखा ना आपने? हाँ स्नेहा, क्या टुकड़ा होगा इसका? पर धन, धन, ठीक है, मान लिया। प्लस के बाद में तो छह आ रहा है, चलो तीसरा नियम काम कर सकता है। प्लस के पहले क्या है? हैं? प्लस के पहले क्या है बताओ? नहीं, एक ही बताना पड़ेगा ना, कौन सा स्वर है पहले? भाई पहले स्वर आना जरूरी है। तीसरा नियम में क्या है कि प्लस के पहले स्वर और बाद में छह व्यंजन हो, तो इसमें कौन सा स्वर आ रहा है? हैं? कौन सा आ रहा है जी? री स्वर आ रहा है, जब जो भी बोलती है। अब ऐसी स्थिति में ना एक काम करें आप, प आधा है और र पूरा है, और र को जब तोड़ोगे तो र आधा हो जाएगा और अ निकल जाएगा। इसमें क्या निकलेगा? है। तो पहले बताओ, छह के पहले कौन सा स्वर आ रहा है? अ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अ स्वर आ रहा है पहले, इसलिए। और कैसे आया? अ स्वर, र में अ स्वर छुपा हुआ है,
और इसको बोलेंगे तो प पहले बोलेंगे, र बाद में आएगा, प्र। क्या है ये? प्र। प र अ, देखो ऐसे टूटा है, प र और अ, और फिर बाद में छन्ना है। आगे बोलो। हैं? छत्र छाया में आधा च जोड़ना है आपको, मुखदन छवि में आधा च जोड़ना है, क्युदन छाया में आधा च जोड़ना है। तीसरा नियम काम कर रहा है सब में। स्वच्छंद में तीसरा नियम काम कर रहा है, अलग करते समय च को हटा दो बस, क्या होगा? स्वधन छंद हो जाएगा। इसका है आधन, आधन साधन। कौन सा नियम काम कर रहा है? तीसरा। इसका, इसमें तीसरा नियम काम क्यों कर रहा है चेतना? प्लस के पहले क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? हाँ तो पहले तो स्वर लाओगे ना, तभी तो नियम काम करेगा। हाँ, इस अक्षय में क्या छुपा हुआ है? क, श और अ छुपा हुआ ना। तो मैंने अभी आपको 4 संयुक्त वर्ण क्यों पढ़ाए थे? इसलिए तो पढ़ाए थे कि पता होना चाहिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं, क्योंकि आप तो इसको व्यंजन मानते नहीं हो। इसको क्या नहीं मानते हो? व्यंजन नहीं मानते हो, आपको कैसे पता चलेगा इसमें अ स्वर छुपा हुआ है? तो इसलिए संधि पढ़ने से पहले आपको वर्णों के बारे में अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए। और मैं गारंटी ले रहा हूँ विद्यार्थियों, जिन्होंने वर्ण विचार ढंग से पढ़ा है, जीवन में कभी वर्ण विचार नहीं पढ़ा, लेकिन मेरी क्लास अगर ली ना आपने, तो आपका वर्ण विचार का कंसेप्ट क्लियर हुआ ही होगा, क्योंकि मैंने उसमें बिल्कुल भी एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। जब पॉइंट छोड़ा ही नहीं तो उससे बाहर कैसे जाएगा? जा ही नहीं सकता। हाँ, बस शर्त आपने रेगुलर क्लास ली हो, हर चीज को समझी हो, बार बार रिविजन किया हो, तो आपको यहाँ आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। संधि में कोई पूरा वर्ण विचार थोड़ी लिखना होता है, थोड़ी बहुत बातें हैं जो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि इनको आराम से हल कर सके हम। इसका हो गया आदन छन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? आदन छन हो जाएगा, चढ़ जाएगा। इसका आदन छादित हो जाएगा, इसको हटा दो च को। छालादन छादन का आधा च जोड़ दो, और अंग छेद का च हटा दो, और इनको अलग अलग कर दो, अंग धन छेद हो जाएगा। परिधन छंद का तो ये तो करा ही दिया, हो गए तो सारे। तो अभी तक मैंने आपको व्यंजन संधि के 3 नियम सिखाए, सागम सागम चागम, हो गए ना? हाँ, तीनों नियम बोलो आप। कौन सा है? नहीं, अलंत वाला। सागम कौन सा है? स का नाम बोलो उसका, या तो मूर्धन्य से बोलो या षटकोण वाला से बोलो। षटकोण वाला से। दूसरा नियम, हाँ तो किसका आगम होता है? स कौन सा? सड़क वाला स का आगम। भाई आपको ये जो मूर्धन्य, तालव्य, दंतेर ये याद नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी देसी लैंग्वेज में बोल सकते हो। जैसा षटकोण वाला, सड़क वाला, और जो कौन सा होता है सलगम वाला, जो भी है। तीसरा नियम, प्लस के पहले कुछ भी आ सकता है, प्लस के पहले कोई सा भी स्वर हो, शब्द नहीं, स्वर। हाँ हाँ, आदत है। इन दोनों के बीच में च का आगम होता है, इसलिए उसका नाम क्या दे देते हैं? चागम नाम दे देते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये 3 नियम आपको याद करवाने की मैंने कोशिश की है, याद हुए या नहीं हुए वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब आगे और नियम लिखता हूं मैं। अभी तक एक नियम मान सकते हो आप, तीनों को मिला के क्या मान सकते हो? एक मान सकते हो। क्यों? आपने जैसे यण संधि पढ़ी थी, गुण संधि पढ़ी थी, दीर्घ पढ़ी, तो उसमें भी तो 4 नियम पढ़े थे ना। 4 नियमों को एक नहीं माना क्या? भाई दीर्घ में 4 नियम आए, जब जाके आपने एक दीर्घ संधि सीखी। उसी प्रकार यहाँ 3 नियमों का एक नियम बना लो, सागम सागम चागम, एक नियम। और मानो तो अलग अलग, चलो जो भी तुम्हारी इच्छा है। अब विद्यार्थियों हम नियम पढ़ते हैं, तय दह के नियम। किसके? तय दह के नियम। कौन से नियम? तय दह के नियम। अब लिखना कुछ नहीं है, आप केवल हेडिंग डाल दो, त द के नियम, तय ओब्लिक द के नियम। यानी कि प्लस के पहले क्या होना चाहिए? तय या द होना चाहिए, वो वाले नियम। जो भी हम नियम लिखने की तरफ जा रहे हैं, ये प्लस के पहले सब में तय द मिलेगा आपको, या तो तय मिलेगा नहीं तो द मिलेगा। इसलिए इनका नाम क्या दे दिया हमने? तय द का नाम दे दिया। जैसे आगम दिए थे ना तीनों के नाम, इस प्रकार इनका तय द का नाम दे दिया, केवल अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। अब आपको एक भी नियम लिखना नहीं, केवल समझने की कोशिश करना है। देखो विद्यार्थियों, प्लस के पहले तय या द आता हो, सब में आएगा तय द, तो प्लस के पहले तो क्या आएगा? तय द ही आएगा। और उसके बाद में
यदि या तो च आ जाए या छ आ जाए, क्या आ जाए, या तो त आ जाए, सॉरी च आ जाए या छ आ जाए, तो इस त द के स्थान पर हलंत वाला च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कितना सरल नियम है भाई, हम नियम ही कौन सा पढ़ रहे हैं, त द का नियम। तो प्लस के पहले सब में क्या आएगा, त द आएगा, और त द के बाद में जैसे हम कक्का सीखते हैं तो क वाली लाइन को छोड़ दो, च वाली लाइन को पकड़ो, पहले च और छ है, क्या आ जाए, च छ आ जाए। तो ऐसी स्थिति में त द किस में बदलेंगे, च में बदल जाएंगे, क्योंकि इनके नीचे अलंत लगा हुआ तो इसके नीचे भी अलंत आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। एक नियम तो इसका ये है विद्यार्थियों। दूसरा नियम इसका यह है कि प्लस के पहले तो क्या होगा बताओ, त या द ही होगा, और प्लस के बाद में च लाइन को बोलो आप, च लाइन को बोलो, च छ ज झ, ये आता है। तो अब देखो प्लस के बाद में ज या झ आता हो, क्या आता हो, ज या झ आता हो, तो इस त द के स्थान पर क्या बदलेगा वो इधर से ले सकते हो आप। ये ज और झ आ रहा तो ज बन जाता है, क्या बन जाता है, बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखो त द के बाद में च या छ आया था तो देखो च बना कि नहीं बना। ओके, जो आगे वाले वर्ण होता है ना उसी की भांति बन जाता है एक प्रकार से। एक नियम यह है कि त या द के बाद में यदि त लाइन के बाद में ट वाली लाइन आती तो ट ठ है, क्या आता हो, ट ठ आता हो। तो बताओ, अब आपने इन दोनों नियमों से सीख लिया होगा कि यहाँ क्या बनेगा, त बनेगा विद्यार्थियों, क्या बनेगा, त बनेगा। त आया तो भी ट, द आया तो भी ट, और इधर या तो ट आएगा, ट नहीं आएगा तो क्या आएगा, ठ, तो इधर क्या बदलेगा, ट बनेगा, ध्यान रखना। 3 नियम हो गए। चौथा नियम इसका यह है विद्यार्थियों, त या प्लस के पहले तो क्या हो, त द हो, और प्लस के बाद द या ढ, क्या हो, ड या ढ हो, तो ऐसी स्थिति में त द के स्थान पर ड बन जाता है। त द हलंत वाले तो ये भी कैसा बनेगा, हलंत वाला बनेगा, ध्यान रखना। 4 नियम हो गए। 5वां नियम यहां लिख देता हूं, त या द के बाद में यदि ल आता हो, क्या आता हो, ल आता हो, तो त द के स्थान पर आधा ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा ल हो जाएगा। 5 नियम हो गए। छठा नियम, त या द के बाद में यदि सड़क वाला स हो, क्या हो, तो ऐसी स्थिति में त द का स्थान पर तो हो जाता आधा तय, त है तो भी आधा तय रहेगा, द है तो भी आधा तय होगा, और इस स का लोप हो जाएगा, यानी कि स हट जाएगा, स का क्या हो जाएगा, लोप, यानी कि स हट जाएगा। 6 नियम। और 7वां नियम इसका यह है कि त या द के बाद में यदि संकर वाला स आता हो, जिसको हम तालव्य स कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में त द के स्थान पे क्या हो जाएगा, स, और स के स्थान पे क्या हो जाएगा, स। अगर विद्यार्थियों ध्यान रखने वाली बात, ये इस स के नीचे अगर हलंत नहीं लगा हुआ है तो छ कैसा बनेगा, पूरा। और अगर इस स के नीचे बाई चांस हलंत होता या आधा स होता तो छ भी कैसा होता, जिसकी जगह जैसा बदल रहा है वैसा का वैसा रूप बनेगा, ध्यान रखना। तो अगर ये पूरा है तो ये भी पूरा बनेगा, ये आधा तो ये आधा बनेगा। देखो जिस तय द की जगह चेंज हो रहा है तो तय द की जगह जो भी बदल रहा है वो पूरा बन रहा है, आधा बन रहा है, आधा ही बन रहा है ना। ओके, तो कितने नियम बताए मैंने आपको, 7 नियम बताए, और इसी के साथ तय द के नियम हो जाते हैं। तो तय द के नियम याद करना बहुत ही सरल है। सब में दिमाग एक ये चीज लगाओ कि प्लस के पहले क्या आएगा, या तो तय आएगा नहीं तो द आएगा, और उसके बाद में फिर हमें याद करना है। याद करने का तरीका, अगर च छ आता है तो च कर दो तय द की जगह पे, क्या हो जाएगा, और तय द के बाद में यदि ज या झ आता है तो तय द के स्थान पे क्या कर दो, ज कर दो, और ट या ठ आता तो तय कर दो, और ड और ढ आता तो तय कर दो, और ल आता तो ल कर दो। और सड़क वाला स आ जाता है, तय द के बाद में सड़क वाला स आ जाता है तो तय द के स्थान पे तो तय हो जाएगा, और सड़क वाले स का लोप कर दो, हटा दो मतलब उसको। और तय द के बाद में यदि संकर वाला स आ जाता है तो तय द के स्थान पे च हो जाएगा। अब तय द हलंत वाले तो वो भी च हलंत वाला होगा, और स के स्थान पे क्या हो जाएगा,
6 हो जाएगा विद्यार्थी। ये नियम है। चलो बताओ कौन सा नियम काम कर रहा है उतधन चारण में? प्लस के पहले क्या आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है? कौन सा नियम काम कर रहा है? पहला नियम काम कर रहा है। पहला नियम काम कर रहा है तो इस तय के स्थान पे क्या बनेगा बोलो? हलंत वाला च बनेगा। सब देखो सॉरी उ आधा च और बाद में चारण, और अगर मानक रूप में लिखते हैं हम तो उच्चारण शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उच्चारण। आपको थोड़ा सा ये जरूर ध्यान रखना है कि उत उपसर्ग होता है। क्या होता है? लेकिन उत की जगह कई बार क्या आता है? उद, और दोनों मिल जाते हैं तो प्रथम वरीयता किसको देते हैं हम? उत को देते हैं। तो संस्कृत में मूल रूप से उत उपसर्ग था, लेकिन उसकी जगह पे हिंदी में आजकल उद भी यूज होने लग गया। ध्यान रखना। तो ऐसा कभी कोई उदाहरण मिले उत और उद में दिक्कत आ जाए आपको, तो उत वाले को प्रथम वरीयता देना है, और उसमें भी फिर संधि के नियमों का ध्यान रखना है। तो पहले नियम के अनुसार ये उदाहरण अलग हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा नियम क्या है? क्या अपना तय द के बाद में ज या झ आता है तो तय द किस में बदलते हैं? ज में बदलते हैं विद्यार्थियों। इसके अनुसार एक उदाहरण लिखाता हूं। उत धन ज्वल, क्या नियम काम कर रहा है? कर रहा है ना काम? तो इस तय की जगह क्या बनेगा बोलो? कैसा? आधा बनेगा। उ आधा ज और ज्वल, ऐसा ही है। तो उज्ज्वल शब्द में देखो इस जय को भी आधा करेंगे, ये जय भी आधा, और ये वह और ल, शब्द क्या बनेगा? उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द में दोनों जय कैसे आते हैं? उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन ज्वल। और उत धन ज्वल अगर विकल्प में ना मिले आपको तो उद धन ज्वल भी कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? उद धन ज्वल भी कर सकते हैं, दोनों हो रहे ना। और दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता किसको देंगे? मैंने कहा ना मूल रूप से संस्कृत में उपसर्ग उत होता है कि उद होता है? उत होता है, और बाद में उद भी बन गया। ध्यान रखना। ठीक है। तीसरा नियम क्या है अपना? त या द के बाद में ट या ठ आता है तो त द के स्थान पे क्या बन जाता है? त बन जाता है विद्यार्थी। क्या बन जाता है? त बन जाता है। जैसे सत धन टीका, क्या नियम काम कर रहा है? यस या नो? तो तय के स्थान पे क्या बनेगा? अलंत वाला ट बनेगा। जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? त आधा ट टी का, छठी का, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, छठी का, दोनों प्रकार से ठीक है। चौथा नियम क्या कहता है? त या द के बाद में ट या ढ आता है तो त द के स्थान पे क्या बन जाता है? ढ बन जाता है विद्यार्थियों। जैसे भगवत धन डमरू, तो तय के स्थान पे क्या बनेगा बोलो? आधा ड लिखेंगे। भगव ड डमरू बनेगा कि नहीं बनेगा? भगवत डमरू बन जाता है। शब्द क्या बन जाता है? भगवत डमरू बन जाता है। ठीक है। पांचवा नियम क्या है? त या द के बाद में ल से शुरू होने वाला कोई सा भी शब्द या व्यंजन या वर्ण आ जाता है तो तय द के स्थान पर क्या बन जाता है? ल बन जाता है। जैसे विद्यार्थियों तत् धन लीन, क्या नियम काम कर रहा है? तो तय के स्थान पर क्या बनेगा बोलो? ल अलंत वाला, जोड़ो त आधा ल ली और न। आधा ल को हम ऐसे लिख सकते हैं तो शब्द क्या बन गया? तल्लीन। 5 नियमों के अनुसार एक एक उदाहरण मैंने लिखा दिया आपको। छठा नियम देखो विद्यार्थियों, कौन लिख रहा है? शॉर्ट में लिखने की कौन कर रहा है? देखो छठा नियम यह है कि त या द के बाद में अगर सड़क वाला स आता है तो तय द के स्थान पे क्या बनता है? और स का क्या हो जाता है? जैसे उत्तधन स्थान, उत्तधन स्थान। देखो प्लस के पहले तय द आ रहा है, तय आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और प्लस बाद में क्या आ रहा है? सड़क वाला स आ रहा है। अब वो आधा है पूरा है वो बात एक अलग है, पर स तो आ रहा है ना। ओके, तो इस तय के स्थान पे क्या बनाएंगे? इसके स्थान पर तय बनेगा, और इस स का क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ऊ
आधा त, बाद में क्या बचा, था और न। शब्द लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उत्थान। क्या लिखेंगे, उत्थान शब्द लिखेंगे। ओके, कितने नियम हो गए। सातवां नियम क्या कहता है, तय ओब्लिक द के बाद में अगर संकर वाला स आता है तो तय द के स्थान पे क्या बन जाता है, तय, और स के स्थान पे क्या बनता है, छ बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा, चलो। सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र। अब बताओ, इस तय के बाद में स आ रहा है तो सातवें नियम के अनुसार तय का क्या बनेगा, तय बनेगा हलंत वाला, और स का क्या बनेगा, छ बनेगा। आ की मात्रा लगी तो इसमें भी लगा दो, तो जोड़ेंगे स शास्त्र, क्या बनेगा, सच्छास्त्र शब्द बनेगा। सत धन शास्त्र का क्या होता है, सच्छास्त्र शब्द बनता है। सातवां नियम काम कर रहा है, कर रहा है ना नियम काम। अब बताओ, व्यंजन संधि सीखने से पहले आपको अगर ये 7 नियम आप याद कर लेते हैं, इनके अनुसार जो शब्द बनते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है इसमें। तो 7 नियम तो ये हो गए आपके, और 3 नियम अभी इससे जस्ट पहले मैंने पढ़ाए आपको। तो कितने नियम याद हो गए आपको, 10 नियम याद हो गए, और मानो तो 2 नियम याद हुए हैं। कितने, तो 2 मान के याद करना। 7 मानोगे ऐसे 10 हो जाएंगे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा काम। एक तो तय दय वाले हो गए, एक सागम वाले हो गए, और क्या वो क्या थे, सागम सागम सागम, और तय दय के ये नियम हो गए, और क्या। चलो लिखो, तय दय के नियम हेडिंग डाल दी थी आप लोगों ने। नियम फर्स्ट लिखो इसमें, त ओब्लिक द के बाद यदि त या छ व्यंजन आते हैं, त या छ व्यंजन आते हैं, तो तय द के स्थान पर, त द के स्थान पर, तय के नीचे हलंत लगाओ, द के नीचे हलंत लगाओ, तय द के स्थान पर च हो जाता है। च को सिंगल इन्वर्टेड कोमा बंद करना, और च के नीचे क्या लगाना, हलंत। त ओब्लिक द के बाद यदि च या छ व्यंजन आते हैं, तो त द के स्थान पर च हो जाता है। क्या हो जाता है, च हो जाता है। और जो लिखाया मैंने आपको, इसी को आप शॉर्ट रूप में लिख लें विद्यार्थियों। पहला नियम यही है शॉर्ट में, शॉर्ट में लिखो। थ्योरी और शॉर्ट दोनों लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो परिवर्तन किसमें हो रहा है, सबका मिलकर मिला के परिवर्तन मत कर लेना। किसमें परिवर्तन हो रहा है, तय द में परिवर्तन हो रहा है, ध्यान रखना। व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पर। और व्यंजन संधि की शर्त भी क्या है, परिवर्तन किसमें होना चाहिए, व्यंजन में होना चाहिए। और प्लस के पहले व्यंजन हो सकता है या बाद में हो सकता है, दोनों तरफ भी व्यंजन हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण लिख लो। कौन सा लिखा है था इसका उदाहरण, अगय उच्चारण, ये रहा। लिख लो इसका उदाहरण, उतधन चारण। तय की जगह क्या हो गया, च। सर मैंने एक किताब देखी जिसमें उतधन चारण नहीं था, उसमें क्या था, तो क्या फर्क पड़ता है। का संधि विच्छेद उद्धन चारण भी हो सकता है, उत भी हो सकता है, और उद भी हो सकता है, और दोनों मिल जाए तो उत होगा, ध्यान रखना। बंद करूं, लिख लिया, पहला नियम हो गया। लिखो नियम नंबर दूसरा, नियम नंबर 2 लिखो। अब नियम नंबर 2 क्या बनेगा, शॉर्ट में लिखा हूं, डिटेल से लिखा हूं, बोलो, दोनों चलने दो, चलने दो। त ओब्लिक द के बाद यदि ज ओब्लिक झ, तय द के नीचे लन जरूर लगाना, और बाद वालों के लिए लगाना कोई जरूर नहीं है ना। त
त ओब्लिक द के बाद में ज ओब्लिक झ व्यंजन आते हैं तो त द के स्थान पर ज हो जाता है। त द के स्थान पर क्या हो जाता है? ज हो जाता है। त द के स्थान पर ज हो जाता है। इस नियम को शॉर्ट में लिखो। नियम नंबर 2 को शॉर्ट में लिखने की कोशिश करें। लिख लिया? और इसका ये वाला उदाहरण लिखो विद्यार्थियों, उज्ज्वल वाला। उत धन ज्वल, उत धन ज्वल। अब ये उज्ज्वल शब्द संधि विच्छेद में भी कई बार पूछा गया है, शब्द शुद्धि में कई बार पूछ लिया गया है, उपसर्ग में पूछ लिया जाता है, कहीं भी उदाहरण मिल जाता है आपको। ये उत धन ज्वल क्या बनेगा? उज्ज्वल शब्द बनेगा विद्यार्थियों। उज्ज्वल में दोनों जय कैसे आते हैं? हलंत वाले आते हैं, आधा आते हैं, ध्यान रखना। तो दो नियम हो गए अपने। लिखो नियम नंबर 3। त ओब्लिक द के बाद ट ठ, त ओब्लिक द के बाद ट ठ व्यंजन आते हैं। त ओब्लिक द के बाद ट ठ ट ठ व्यंजन आते हैं तो त द के स्थान पर, त द के स्थान पर ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ट, ट हो जाता है। लिख लिया? इसको शॉर्ट में लिख लें। त द प्लस ट ठ, तो त द का क्या बन रहा है? ट। हलंत का जरूर याद रखना आप, हलंत का विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ें तो देखो मैंने डिटेल लिखा दी इसकी, थ्योरी थ्योरी होने के बाद में इसको शॉर्ट में लिख लिया। अब इसका एक उदाहरण लिख लो। उदाहरण कौन सा लिखा था इसका? टीका, ये रहा। सत धन टीका, सत धन टीका, छठी का शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? छठी का शब्द बन जाएगा। तीन नियम हो गए। चौथा लिखो। त ओब्लिक द, त ओब्लिक द के बाद यदि कौन से व्यंजन? ड ढ, ड ढ व्यंजन आते हैं तो त द के स्थान पर, त द के स्थान पर ड हो जाता है। ड के नीचे हलंत लगाना, ड हो जाता है। और ड को सिंगल यूनाइटेड को बंद किया करो, ये वाला ना। और इसको शॉर्ट में लिख लो, त द प्लस ड ड और ड बदल जाता है। लिख लिया? इसका उदाहरण क्या बनेगा? कौन सा लिखाया था? अच्छा, वो भगवत प्लस डमरू वाला लिखाया था। तो इसका उदाहरण लिख लो विद्यार्थियों। भगवत धन डमरू, कुछ नहीं करना, तय की जगह ड करना आपको, तो ड डबल हो जाएंगे। भगवत डमरू, क्या उच्चारित करेंगे इसको? भगवत डमरू। हाँ लक्ष्मी, भगवत और डमरू, तय की जगह क्या किया आपने? ड किया। तो अब क्या बोलोगे इसको? हैं? भगवत डमरू, भगवड़। आपको टेंशन नहीं लेनी, भगवत डमरू बोलते हैं इसको।
भगवत डमरू, मतलब ड एक और अपना बुला का जाता है उसके साथ ही। देख लिया कितने नियम हो गए? 4 नियम हो गए। 5वां नियम ल वाला। देखो इनका क्रम कोई फिक्स नहीं है, आप आगे पीछे भी याद कर सकते हैं इनको, वो तो मैंने मेरे हिसाब से सेट कर रखे हैं। ये थोड़ा व्यंजनों के क्रम के पहले छ छ आता है, फिर बाद में ज आता है, फिर ट ठ आता है, फिर द फिर ये ल आता है। हालांकि इससे पहले ये स आ जाता है, इससे पहले क्या आ जाता है? स आ जाता है, लेकिन ये स के दोनों को एक साथ लिख लिए फिर। तो आप लिखो त द के बाद में ल व्यंजन आता हो, त द के बाद में यदि, त द के बाद में यदि ल व्यंजन आता हो तो त द के स्थान पर ल हो जाता है। ल को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करें, हलंत लगाएं और इस नियम को आप शॉर्ट में लिखने की कोशिश करें। त ओब्लिक द और ल। लिख लिया विद्यार्थियों? इसका एक उदाहरण लिख लो आप, सॉरी शॉर्ट में लिख लिया सबने? इसका उदाहरण लिख लो। तत् धन लीन शब्द क्या बन जाएगा? तल्लीन। तत् धन लीन तल्लीन। छठा नियम लिखो, ये थोड़ा समझने वाला है। छठा नियम देखो, त द के बाद यदि दंते स आता है, दंते स का मतलब केवल सड़क वाला स लिख लो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लेना उसको। त द के बाद यदि दंते स आता है तो दंते स, अब आप दंते स लिख रहे हो जो गलत है। दंते स का मतलब ये सड़क वाला स है। त द के बाद मतलब मैं तो इस स को भाई आप पूछोगे सर मैं कह दूंगा स आता हो, आप बोलोगे कौन सा स है? भाई शंकर वाला, षटकोण वाला, सड़क वाला। तो इसलिए मैंने इसका नाम क्या, हम सामान्यतः जब पढ़ाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? दंते स बोलते हैं। तो आपको दंते स ऐसे नहीं लिखना, ऐसे दंते स नहीं लिखना आपको, है ना? आपको केवल स लिखना, सड़क वाला। दंते स आता हो तो त द के स्थान पर, त द के स्थान पर, त द के स्थान पर त हो जाता है। त ओब्लिक द के स्थान पर क्या हो जाएगा? त के नीचे हलंत लगाना, त हो जाता है। तथा, तथा स के स्थान पर, सॉरी 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 सॉरी, स का लोप हो जाता है, तथा स का लोप हो जाता है। त द के बाद में यदि दंते स आता है तो त द के स्थान पे त हो जाता है और स का लोप हो जाता है, स का लोप हो जाता है। लिख लिया विद्यार्थियों? इसको शॉर्ट में लिख लो। और इसका एक उदाहरण लिख लो। चलो एक मिनट, जानबूझ के मैं द लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना? उत भी हो सकता है और उद भी हो सकता है। उद्दन स्थान, क्योंकि द की जगह तय करने में थोड़ा ठीक लगेगा आपको, क्योंकि परिवर्तन होना जरूरी है ना भाई। और इसका हटा दो, शब्द क्या बन जाएगा? स्थान शब्द बन। उद्दन स्थान कर लो, उद्दन स्थान, तो क्या हो जाएगा? उत्थान शब्द बन जाएगा। लिख लिया? सातवां और अंतिम नियम, सातवां और अंतिम, आज का अंतिम, व्यंजन संधि का अंतिम नहीं है। व्यंजन संधि का अंत करने में तो बहुत पसीना आएगा अभी तक। लिखिएगा, त ओब्लिक द के बाद, सातवां नियम लिखो, त ओब्लिक द के बाद यदि
तालव्य स आता है। कौन सा स है? तालव्य स बोले तो संकर वाला स है। त ओब्लिक द के बाद यदि तालव्य स आता है तो त द के स्थान पर च हो जाता है। अब त द कैसे, दोनों हलंत वाले हैं, तो च भी कैसा होगा? हलंत वाला। च हो जाता है तथा स के स्थान पर ख हो जाता है, तथा स के स्थान पर ख हो जाता है। छतरी वाला लिख लिया? ओके। अब लिखें आप शॉर्ट में इसको। शॉर्ट में क्या बनेगा? त ओब्लिक द प्लस स, और त द किस में बदलेगा? छ में, और स किस में बदलेगा? छ में। मत धन सर, तो त किस में बदलेगा बोलो? त कैसा, और स किस में बदलेगा? छ में। शब्द क्या बन जाएगा? मच्छर। मच्छर शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? मत धन सर। देख लिया? इसका उदाहरण एक और लिख सकते हो, इधर लिखा है था मैंने कहीं ना कहीं, ये वाला सतधन शास्त्र। सतशास्त्र भी इसी का उदाहरण है। ये जो लास्ट नियम लिखा है ना आपको, सतधन शास्त्र। और विद्यार्थियों, आज समय हो चुका है, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो हमने ये जो 10 नियम देखे उसमें से 3 नियमों के तो आपको मैंने उदाहरण लिखा दिए। ये जो 7 नियम लिखाए हैं इनके अभी उदाहरण लिखाना शेष है। कल इनके उदाहरण लिखाऊंगा और बाकी आगे के नियम और बताऊंगा, और फिर उनके उदाहरण प्रैक्टिस करेंगे कल, है ना? ठीक है ना? आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।